हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हमारा जो डिटर्मिनेसी था वो तो आपने कवर अप कर लिया था वैसे, बट उसके कुछ एग्जाम में के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वह मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। थोड़ा सा हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेसी का जैसे क्वेश्चंस देखें, नोट पॉइंट में करके लिख लेते हैं आप इसको। क्या लिखोगे नोट में कि नेगेटिव आपने जो डीएस पढ़ा, डीएस आई पढ़ा और डीएस ई पढ़ा, तो इनका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो क्या है, जैसे अगर डीएस जीरो आता है इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर मेरा डिटर्मिनेट है। अदरवाइज हमारा जीरो से वैल्यू ज्यादा आती है तो हमारा इनडिटर्मिनेट कहलाता है। A degree of static indeterminacy of portal frame either may be off due to the external indeterminacy या internal कारण हो सकती है। दूसरा केस आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ग्रेटर देन अगर जीरो हो तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट। बट अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, डीएसआई नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, डीएससी अगर जीरो आता है या नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये कुछ केसेस के फॉर्म में आप यहां पर देख लोगे। एक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बने तो यहां से आपके अच्छे से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर हमारा इनडिटर्मिनेट कैसे कहलाता है, और सॉरी डीएसआई डीएससी और डीएस जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो क्या बनता है। तो देखें आप इसमें if ds equal to 0, then structure is डिटर्मिनेट। कैसा रहेगा वो स्ट्रक्चर मेरा, डिटर्मिनेट, बट इट कैन बी स्टेबल और आइदर में भी अनस्टेबल, मतलब स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। क्या बोलोगे आप, बट इट मे बी स्टेबल और अनस्टेबल। मीन्स degree of static indeterminacy of structure is equal to 0, it's not satisfy that structure is determinate stable, yeah, is not satisfy that structure is stably determinate। आपने पढ़ा था कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि मिनिमम 3 रिक्वेशंस आनी चाहिए, 3 रिएक्शंस डेवलप होना चाहिए और 3 रिएक्शंस आपकी आनी चाहिए। तो आपने बोल दिया, देखो देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि आता ही है डिटर्मिनेट है मतलब वो स्टेबल है। नहीं भैया, देखो
यह स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ रही है, 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3 रिएक्शंस यहाँ पर डेवलप हो रही है। ओके, बट ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है क्योंकि इसका डीएस कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे कि R-3 और रिएक्शंस कितनी 3-3 यानी कि 0, तो डीएस 0 आया तो स्टेबल हो गया क्या, तो डिटर्मिनेट हो गया। अब डिटर्मिनेट तो है बट ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल क्यों नहीं है, अनस्टेबल क्यों है, तो आप कैसे चेक करोगे, जैसे आप इस पे वर्टिकल फोर्स लगाओ कहीं पर भी, जैसे तो स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से तीनों दिशाओं में फोर्स लगाओ, तो आपने जैसे वर्टिकली फोर्स लगाया तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर इसको रजिस्ट कर लेगा। आपने अगर इसको रोटेट करवाने की कोशिश किया तब भी ये क्या कर लेगा, उसको रजिस्ट कर लेगा। इधर से रोटेट होने की कोशिश करेगा, ये रोक लेगा, इधर से करेगा तो ये रोक लेगा। बट जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया, ये यहां से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे गाड़ी देखी है आपने, कार बाइक, तो उस पर देखो आप, कार खड़ी रहती है तो उस पर जैसे ही रोलर अप्लाई किया तो वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, नहीं मतलब वो डिफॉर्म हो जाती है, फेलियर आ जाता है। कि स्ट्रक्चर भी तो भैया हमने बीम ऐसा बनाया कि इसमें तीनों रोलर सपोर्ट लगा दिए, स्ट्रक्चर आगे की तरफ खिसक जाएगा, क्लियर, इसमें हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर मेरा फेल हो जाएगा, क्लियर है। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम 3 इक्वेशंस आना चाहिए। तो ये आ गए भैया 3 रिएक्शंस। तो फिर 3 रिएक्शंस के बाद क्या है, तो 3 रिएक्शंस आपकी तीनों पैरेलल के पैरेलल नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए, कि तीनों रिएक्शंस हमारी पैरेलल नहीं होना चाहिए, एकाध कोई इसको क्रॉस करते हुए निकलना चाहिए, यानी कि तीनों इक्वेशंस हमारी कैसी होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शंस की बोल सकते हो आप, क्लियर है। तो आपने बोल दिया भैया, क्या बोल रहे हो आप कि तीनों इक्वेशंस तो होना चाहिए बट क्या नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए रिएक्शंस। ओके, तो पैरेलल नहीं होना चाहिए तो कैसी होना चाहिए कि वो तो 3 रिएक्शंस होना चाहिए बट तीनों हमारी पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो कंडीशंस फिर क्या बनती है कि तीनों में से कम 1 से 2 रिएक्शंस हमारी कैसी होना चाहिए कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही हो या फिर अदर डायरेक्शंस की हो, या फिर तीसरा क्या होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन, चलो आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट आपने क्या बोल दिया कि तीनों पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो आपने चलो ये भी केस देख लेते हैं अभी, है ना, उसके बाद ही आगे वाला तीसरा कंसेप्ट बताऊंगा। तो आपने क्या बोल दिया है कि तीनों इक्वेशंस होना चाहिए बट तीनों पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो आपने बोल दिया कि ठीक है भैया नहीं होना चाहिए, पैरेलल तो नहीं होगी। देखो एक रिएक्शन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर, तो देखो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गई पर एक ये नहीं हो रहा, तो आपने ये बोला था कि तीनों में से कोई एक कम से कम पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है नहीं हो रही है। तो आपने फिर बोला कि स्ट्रक्चर फेल होगा कि नहीं होगा, तो आप खुद बोलोगे जैसे ही मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी हमारी कैसी होगी, जैसे देखो ये रोलर है तो रोलर वाली बॉडी क्या करेगी, ये ऐसे करके यहाँ पर रोटेट हो जाएगी, क्लियर है, इस तरीके से यह रोटेट हो जाएगी। क्यों रोटेट हो जाएगी, तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या देखने को मिला कि यहाँ पर भैया इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, तीनों हमारा क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर कंसंट्रेट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन या फिर फोर्स एक ही बिंदु से पास नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स डज नॉट लाई फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं गुजरना चाहिए। यानी कि अगर इसको स्टेबल बनाना है तो आपने क्या बोल दिया कि इसको स्टेबल बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपने बोल दिया कि स्ट्रक्चर में फिर आपको चेंजेस कुछ इस तरीके से करना पड़ेंगे कि ये से अगर ये फेल ना होती, रोलर लगाना था अब लगा दो आप, अब ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल हैं बट ये इसके पैरेलल नहीं है, साथ ही साथ ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और इधर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है,
क्लियर है? स्टेबिलिटी की आपको क्या जरूरत है कि आपके पास में मिनिमम 3 इक्वेशंस होना, रिएक्शंस डेवलप होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर हमारा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो 3 के साथ साथ में ध्यान में रखना है कि तीनों हमारी एक दूसरे से पैरेलल नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स डज नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, अलग अलग बिंदुओं पर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर, तब जाके वो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल बनता है। तो एग्जाम में आता है कि चेक दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल और अनस्टेबल। क्लियर? तो आपको ये चेक करके बताना है। तो आपने क्या बोल दिया कि स्ट्रक्चर इज स्टेबली डिटर्मिनेट और अनस्टेबल, इट्स नॉट satisfied that structure is stably determinate. For stability of structure, condition is that to check stability of to check the stability of structure is as that, किस तरीके से होना चाहिए? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा सेम नहीं होना चाहिए। तो to check the stability of the structure, condition is that, condition is that क्या होनी चाहिए कि मिनिमम मिनिमम 3 number of reactions are generated या फिर developed, and these all are not parallel to each other and not line of action of force, line of action of force pass from same point। क्या बोला आपने कि टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कंडीशन इज दैट, कंडीशंस क्या है कि मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस आर डेवलप्ड एंड दीज ऑल आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड नॉट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग फ्रॉम या पास फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से वो पास नहीं होना चाहिए। ये आपने यहां पर एक नोट बिंदु के फॉर्म में लिखा है। दूसरा, आप यहां पर एक बिंदु देखें तो आप इसी कंडीशंस लिख लेते हैं या फार्मूला जैसे कैसे एग्जांपल के फॉर्म में लिखें, जैसे कि क्वेश्चंस या फिर एक एग्जांपल के फॉर्म में।
जैसे कुछ कंडीशंस हैं, कि यह स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है या नहीं। यह स्ट्रक्चर क्या बोलोगे कि स्टेबल है या नहीं। यहां पर आपकी जो रिएक्शंस आ रही हैं वो आपने बताया तो रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, तो आपने बताया कि रिएक्शंस यहां पर 3 आ रही हैं, बट ऑल पैरेलल, सो इट्स अनस्टेबल। मैंने क्या हो चुका है, रिएक्शन तो 3 है, बट यहां पर इक्वेशंस हमारे पास में जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बट तीनों हमारी क्या है, पैरेलल। तो उस कारण यह क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो वाले आपका अलग अलग बिंदु से, बट एक भी उसमें से कंडीशंस फेल हुई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर आप क्या बोल दोगे फिर इसमें, यहां पर वापस रिएक्शंस कितनी है, रिएक्शंस कितनी है आपके पास में, तो आपने बोल दिया है कि रिएक्शंस तो मेरे पास में 3 है। रिएक्शंस तो 3 है आपके पास में, बट एंड नॉट पैरेलल। पैरेलल का आप सिंबल बना रहा हूं मैं इस तरीके से, ये बनाऊंगा, बट नॉट पैरेलल। तो क्यों फेल हुआ है, नॉट पैरेलल, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ए। जैसे कि ये पॉइंट ई है, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखें तो तीनों की आपकी कहां से पास हो रही है, यहीं से पास हो रही है। तीनों की कहां से पास हो रही है, तो तीनों की आपकी यहीं से पास हो रही है। यहीं से पास होती हुई आपको पाई जा रही है। सो इट्स क्या हो चुका है, यह अनस्टेबल आपका स्ट्रक्चर हो गया है। सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स सो इट्स
अनस्टेबल, अभी भी क्या हो चुका है, यहां अनस्टेबल हो चुका है। फिर दूसरी कंडीशन आपने क्या अप्लाई करा कि अब देखिए, अब आप बोलोगे यहां पर नॉट ऑल आर पैरेलल, यहां पर भी क्या है, एंड नॉट ऑल आर पैरेलल, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passing from different पॉइंट, कहां से हो रही है, तो डिफरेंट पॉइंट से वो पास हो रही है। कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे कि एक आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां से पास हो रही है, तो दूसरी आपकी कुछ इन बिंदुओं से पास होती हुई आपको पाई जा रही है। ये इस तरीके से हमारा क्या कहलाएगा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो इट्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ये कैसा कहलाएगा गाइस, हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहां पर यह पाया जाएगा। सो इट्स बिकम स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पर आप देखो इसी प्रकार से यह स्ट्रक्चर है, यहां पर आपने बताया कि अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करूं मैं, और इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, तो क्या बताओगे कि ये स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें भैया हमारी जो रिएक्शंस आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी तीन रिएक्शंस आपको देखने मिल रही है। बट यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा इसका रीजन कि यह स्टेबल है कि नहीं, तो क्यों नहीं है, तो इसका रीजन लिखोगे आप यहां पर, रिएक्शंस आर थ्री
and not all are parallel, but line of action of force passing from same point. So it's unstable. क्या हो जाएगा यह? तो आप बोल दोगे कि यह फिर हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. कैसा है यह? हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा. यहां पर देखो, तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आर आपके 3 है एंड नॉट ऑल आर पैरेलल एंड नॉट ऑल आर पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. सेम केंद्र बिंदु से पास वह नहीं हो रहे हैं. सो इट्स बिकम स्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर. ये कैसा बनेगा स्ट्रक्चर हमारा? तो आपने बताया कि यह हमारा स्ट्रक्चर इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा. सो इट्स बिकम स्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर. तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में काम आएंगे. मेरे ये आपको यहां पर बता दिए. तो अगर डीएस आपका 0 हो तो इस तरीके से आएगा. अब अगर डीएस बिकम्स पॉजिटिव, ये पहला नोट पॉइंट हुआ आपका. ओके, फिर दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा? इफ डीएस इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब डीएस की वैल्यू कोई सी भी क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है. तो इसका मतलब क्या है? क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है? क्या बताओगे आप? If dA is equal to positive, then structure is indeterminate, either due to DSI और DAC और में भी बहुत. यानी किसके कारण हो सकता है कि स्ट्रक्चर हमारा इनडिटर्मिनेट है एंड इट्स ड्यू टू, मतलब ये स्टेबिलिटी किसके अनस्टेबल सॉरी इनडिटर्मिनेट किसके कारण है? तो डीएसआई के कारण इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली हो सकता है, या दोनों भी थ्रू हो सकता है. ये आप लिख लेना इंटरनली और इंटरनली फिर आप ये बोलोगे कि स्ट्रक्चर हमारा इनडिटर्मिनेट तो है बट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डीएस डज नॉट कन्वे दैट स्ट्रक्चर इज स्टेबल. क्लियर है या अनस्टेबल? उसके लिए हमें वापस स्टेबिलिटी ही चेक करना पड़ेगी. क्लियर है?
बट पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा लिख लेंगे, बट also positive value of ds does not ensure about that structure is stable or not. It does not ensure about that structure is stable or not. For stability, for stability of structure, for stability of structure, for stability of structure, we have required to check stability as per above notes. ये अबव वाला जो नोट्स है ना, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करके बताना है। ओके, कैसे? तो जैसे हमारे पास में है क्या होता है 3c माइनस आर डैश, यहां पर कितने, 2 2 4 और 2 6 लगेंगे। कट कितने हो गए, 3, और कितने लग रहे हैं, 1 2 3 6। ये डीएस कितना है इसका, 9 में से 6 गए तो 3। स्ट्रक्चर का डीएस कितना आया है, 3 आया है, बट स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, यहाँ अनस्टेबल है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे वो आगे की तरफ खिसक जाएगा। क्लियर है? जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो आप इसमें एग्जाम्पल में चाहे तो लिख लेना यहाँ पर एग्जाम्पल। कैसे? ये अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको।
क्लियर? तो यहां पर आप बोलोगे कि आर कितने आ रहे हैं, 1 1 और 1, जबकि आर डैश कितना रिक्वायर्ड है इसको फिक्स्ड बनाने के लिए, तो इसको 2 देना पड़ेगी रिएक्शंस, इसको 2 और इसको भी 2। कट की बात करें 1 2 और 3, यहां पर डीएस कितना आएगा, तो डीएस इसका 3c माइनस आर डैश, यानी कि डीएस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 6, तो डीएस कितना आया, 3 आया। बट दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज हियर horizontal मूवमेंट, ये इसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, मतलब पूरी बॉडी की बॉडी, रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी मूवमेंट विल अकर। यह पॉइंट आप यहां पर लिख लोगे। जैसे हॉरिजॉन्टल आपने यहां पर तोड़ दिया। तीसरा नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि if overall ds is negative, then structure is always unstable, then structure is ऑलवेज अनस्टेबल ही रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इफ डीएस इज नेगेटिव देन स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अनस्टेबल आइदर, बट ये नहीं पता, क्या नहीं पता, कि आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब वो इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, ये मुझे पता नहीं चलेगा, वो मुझे देख कर ही बताना पड़ेगा। जैसे सच एज, किस प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है और ये कोई इसका ऐसा एक इंटरनल हिंज है, तो इसमें आप देखें 1 आर, 2 आर, 3 आर, तो आर कितने हो गए, तो आपने यहां पर बोल दिया आर इक्वल टू 4। आर डैश की बात करो तो कितना लगेगा, यहां पर 0, यहां पर आर डैश 2 और यहां पर आर डैश कितना लगेगा
2 माइनस 1। कट कितना लगा इस स्ट्रक्चर में अगर सॉल्व करने की कोशिश किया तो डीएस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, डीएस इसका 3c माइनस आर डेज। तो डीएस कितना निकला, डीएस इसका 3 इंटू 1 माइनस आर डेज कितने हो जाएंगे, आर में लिखना यहां पर क्या आर डेज, तो 2 और 1 और 3 ही है ना। इसको एक हिंज कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू दे दे, नेगेटिव लाना है ना। ओके यहां पर 2 और यहां पर r इक्वल टू 1 आ रहा है। और यहां पर अगर मैं r डैश 1 और r डैश यहां पर 2 रिक्वायर्ड, 2 और 1 3 और 1 4 आपका यहां पर r डैश हो जाएगा। कितना रिक्वायर्ड होगा 4, यानी कि डीएस की वैल्यू कितनी आई, तो 3 और 4 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1 बचा। तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, तो आपने बोल दिया अनस्टेबल। जैसे ही आप इसमें कहीं फोर्स लगाओगे तो स्ट्रक्चर हमारा यहां से पूरा इकट्ठा होकर फेल हो जाएगा, फेलियर दे देगा आपको। कैसे, तो ये तो आपने बता ही दिया है ना, जैसे कि इसका डीएस वगैरह तो ठीक है। अब if DSE external static indeterminacy of structure, if DSE is negative, then structure is externally unstable structure, like that। कैसे, तो जैसे कि आपके पास में मान लो यह स्ट्रक्चर है, ये तो देख ही चुके हो आप में से। यहां पर 1 आ रही है, तो अगर आप इसका डीएस निकाले तो कितना निकालेंगे, डीएसी, डीएसी होता है r माइनस 3, तो डीएसी कितना निकलेगा,
तो रिजिड बॉडी मूवमेंट इन केस ऑफ, क्या बोलेंगे आप? इन केस ऑफ एक्सटर्नली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, रिजिड बॉडी मूवमेंट। रिजिड बॉडी मूवमेंट मतलब क्या होता है कि हॉल बॉडी यानी कि स्ट्रक्चर विल मूव। रिजिड बॉडी मूवमेंट नहीं ना, अकॉर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी में यहां पर नीचे लिख लेना, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ DSI is negative, it does not convey anything about the stability or अनस्टेबिलिटी। मतलब डीएस आपका पॉजिटिव हो, डीएसआई आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है अनस्टेबल, वो देख कर ही पता चलेगा। उससे ही अगर नेगेटिव डीएसआई आया तो भी आपको कोई फर्क मतलब पता नहीं चलेगा कि स्ट्रक्चर हमारा इंटरनली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल, वो मुझे देख कर ही पता चलेगा। ये पॉइंट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, ये बिंदु आपके लिए थोड़े से महत्वपूर्ण होते जाते हैं। एक पॉइंट इसी में पॉइंट क्या वो नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ ट्रस। ट्रस को हम यहां पर ट्रस को हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? पिन ज्वाइंटेड फ्रेम।
जैसा कि आप रिजिड फ्रेम इसको बोलते थे टोटल फ्रेम को, उसी तरीके से ट्रस को आप पिन जॉइंटेड फ्रेम भी रिप्रेजेंट करते हो। तो इसका डीएस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक अनडिटरमिनेसी इज इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2J। एक ज्वाइंट को पिन ज्वाइंटेड आपने क्या माना है कि ऑल मेंबर्स आर कनेक्टेड एज दैट एक्सियली फोर्स कैरिंग मेंबर, यानी तो सो एक मेंबर को कट करने पर मैं सिर्फ क्या मानूंगा, जैसे ये मेंबर है हमारा, तो एक मेंबर को कट करने पर आपका यहां पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही रिएक्शंस डेवलप होगी, ये मैं ऐसा मानूंगा। जैसे रस्सी देखी है आपने, तो रस्सी को खींचे या तोड़े तो उसमें क्या सिर्फ एक्सियली फोर्स हो, वर्टिकली आप उस पर फोर्स लगाओ तो क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगी। उसको आप रोटेट करो तब भी रोटेट हो जाएगी। सिर्फ एक्सियली आप इसको खींचे तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपको। हमने क्या माना कि एक कट लगाने पर वहां पर एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, इसलिए एम के लिए यहाँ पर 3M ना आते हुए 1 ही आया है। उसी तरीके से जो ज्वाइंट रहेगा ट्रस का, किसका ज्वाइंट गाइस, हमारा ट्रस का जो ज्वाइंट रहेगा, जैसे ये ट्रस बनाया आपने, ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को मैंने कैसा माना है, पिन ज्वाइंटेड ट्रस माने हैं, जो एक दूसरे से पिन से कनेक्टेड। जैसे आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे होंगे ना, रेलवे ब्रिजेस वगैरह स्टील के ट्रस वाले, या आपके घर में जो स्टील शेड बना है वो वाले, फैक्ट्रियों में जो जालीदार इस तरीके से चद्दर के बने रहते हैं, या ये क्या हम मानते हैं पिन जॉइंटेड, यानी कि अगर इनको हम फ्री करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रिएक्शन से रजिस्ट करेगा, एक एक्सियली और एक दूसरा आपका वर्टिकली। क्लियर, जो ज्वाइंट की बात करूं तो एक ज्वाइंट आपका 2 रिएक्शन रजिस्ट करेगा। 3D की बात करो तो वो 3 करने लग जाएगा, बट मेंबर तो हमारा सिर्फ एक्सियल ही कर पाएगा, इसलिए आपने वहां पर वो लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर 2D या इसी को हम बोलते हैं प्लेन ट्रस, और ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर 3D या इसी को हम बोलते हैं स्पेस ट्रस। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। यहां पर आर आपके वही है, नंबर ऑफ मेंबर, आर आपकी है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रिएक्शंस, और जे है आपके पास में नंबर ऑफ जॉइंट्स, और डी ए से आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएस। ओके, अब अगर आप यहां पर यह देखें, क्या देखें कि इसमें जो एन है आपके पास में, और जो डीएस आपका ओवरऑल डीएस है, अगर डीएस आई मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर हमारा क्या हो, स्टेबल हो, और उसका डीएसआई कितना हो, 0 हो, तब क्या होगा ये देखिएगा। तो आपने ये लिख दिया, इफ ट्रस इज
if truss is internally determinate. दिन आप क्या बोल रहे हो? DSI इक्वल टू 0. देन क्या होगा? तो हमने जाना है कि डीएसआई इक्वल टू कितना होता है? डीएस माइनस डीएसई. यहां पर डीएस कितना है? एम प्लस आर माइनस 2J. और डीएसआई की बात करो, ये कितना रहेगा? R-3. क्योंकि यहां पढ़कर आए हो, तो अगर आप यहां पर ये देखें, ये रहेगा एम. देखो आर और ये माइनस का आर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर? और माइनस का 2J और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा. When DSI इक्वल टू 0 रखूं मैं, तो DSI इक्वल टू अगर आप 0 रखें इस इक्वेशंस में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कि 0 बराबर क्लियर. इसको आप चाहे तो थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि m माइनस और माइनस आपने कॉमन निकाल दिया, यहां पर क्या कर दिया? और बराबर 0. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? बराबर के उधर जाएगा. तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखते हुए मिलेगा. That is, if number of members is equal to the 2 times of number of joint minus 3, then that type of structure is called your perfect truss. तो from that इसको आपने नाम दे दिया क्या नाम दे दिया? कि फ्रॉम इक्वेशंस ए क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन ए, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू दी 2J माइनस 3, देन क्या होगा? देन truss is
सिंपल, या इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट ट्रांसफॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट कहलाएगा। क्या बोलेंगे आप, देन ट्रांस इज सिंपल, परफेक्ट, या फिर डिटर्मिनेट ट्रस बनेगा यहां। दूसरा क्या लिख लोगे, थ्री आएगा, देन ट्रस हमारा कहलाएगा हमारा इनडिटर्मिनेट, या इसी को मैं बोलता हूं रिडंडेंट ट्रस। ओके, और अगर m लेस देन, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी हमारी यह माइनस में, देन कौन सा बनेगा वह इम्परफेक्ट, अनस्टेबल, या डेफिशिएंट, मतलब नंबर ऑफ मेंबर की कमी हो चुकी है। इस प्रकार से आपको ट्रस्ट देखने को मिलेगा। ये कंडीशंस आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे सिंपल सा ये इस प्रकार से, जैसे कोई ये ट्रस्ट पाए जाए, तो इसका डीएस निकालें आप,
या नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग करें तो कितने मिलेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो कितनी? 2 यहां पर और 1 यहां पर, 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात करूं तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर ये कंपैरिजन देखें तो क्या मिलेगा कि एम 2j माइनस 3, एम कितने हैं? 17, 2 इंटू 10 माइनस 3, यहां पर कितना मिला? 10 दूनी 20, 20 में से 3 गए तो कितने बचे? 17 ही मिल रहे हैं शायद आपको यहां। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे आप। एम 17, ये 17 17 मिल रहा है। क्लियर है? तो ये कौन सा हुआ आपका? तो आपने यहां पर बता दिया है कि यह बना हमारा परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस, ये आपका परफेक्ट ट्रस बन गया है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप ये देखिए एड्रेस, तो आप यहां पर देखेंगे मैंने यहां पर कुछ मेंबर्स ये ऐड कर दिए। तो आप यहां पर क्या पाएंगे कि यहां पर एम इक्वल टू आपको 17 और 2 ऐड कर दिया, यानी कि 19 हो जाएंगे। आर आपके अभी भी 3 है और जॉइंट जो है वो अभी भी आपके पास में कितने हैं? 10 ही बने रहेंगे। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेंगे कि एम इक्वल टू 2j माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएंगे अब मेरे पास में 19 और ये मिलेंगे 19 जो है वो बड़ा निकल गया मेरे 17 से। यानी कि क्या हुआ? यह जो ट्रस है, कौन सा? यह जो ट्रस है वो कौन सा हुआ? रिडंडेंट ट्रस हुआ। दिस इज अ रिडंडेंट ट्रस। सिमिलरली अगर यहां पर बात करूं मैं, तो यह स्ट्रक्चर से आपने हटा दिया। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो हो जाएंगे 16। एम की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी?
जो कि लेस देन है 17 से। तो ये कौन सा बना? तो आपने बताया यह बना हमारा इम्परफेक्ट ट्रस। कैसा बन रहा है गाइस हमारा यह इम्परफेक्ट ट्रस आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप यहां पर ये बता सकते हो। ओके, अब जैसे क्वेश्चंस ले आप, इस प्रकार से जैसे यह स्ट्रक्चर है, और इसका आपको निकालने का बोल दिया जाए, डीएस डीएसई निकालिएगा। ये इस प्रकार से है। ध्यान से रखिएगा, ये भी एक मेंबर गिनाएगा, ये भी मेंबर गिनाएगा। और
ये स्ट्रक्चर है आपका, इनको आपको क्या क्या निकालना है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इनकी कैलकुलेट करके दिखाना है। कैलकुलेट दी आर डी एस, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करके दिखाना है। ओके, इसके आगे का जो टॉपिक है फिर हम नेक्स्ट क्लास से कवर अप करेंगे। ओके, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।